के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ भी ले ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें से 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। ज्यादातर पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश से 10 सदस्यों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, जिसमें जातीय संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है। मोदी 3 सरकार में यूपी से 5 पिछड़े, 2 दलित और 3 सामान्य वर्ग से जुड़े नेताओं को मंत्री पद दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूपी की वाराणसी सीट से चुनाव जीते हैं। वो यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। यूपी से मोदी समेत ओबीसी समुदाय के 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। जयंत चौधरी जाट, पंकज चौधरी कुर्मी, अनुप्रिया पटेल कुर्मी और बीएल वर्मा लोध समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दलित समुदाय से आने वाले कमलेश पासवान पासी और एसपी बघेल धगर को भी सरकार में जगह दी गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तथाकथित सामान्य जाति के 3 नेताओं को मौका दिया गया है। मोदी के बाद शपथ लेने वाले राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, जबकि एक अन्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय टम्टा हैं। टम्टा जी, एक बार फिर मोदी जी ने और नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने आप पर जो है सो भरोसा जताया है और आज आप टी पार्टी में भी गए थे, वहाँ मोदी जी से चर्चा हुई, क्या उन्होंने संदेश दिया? मैं सर्वप्रथम तो अपने संसदीय क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वाद, जिनके सहयोग से मुझे सांसद के रूप में काम करने के लिए अवसर दिया है। आगे आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में मुझे जो भी अवसर मिलेगा, उसको पूर्ण ताकत के साथ, जो पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है, उसको और मेहनत करके जो भी मेरे से पूरा योगदान होगा, मैं पूर्ण योगदान के साथ उस काम को आगे काम करने में अपना पूरा सहयोग करूंगा, रात दिन मेहनत करके। पीएम ने क्या कहा आज? देखिए, पीएम प्रधानमंत्री जी लगातार, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि मैं देखता था कि 2014 में भी हम सभी सांसद आते थे। हमारे सांसदों के कार्यों का बोध होना बहुत आवश्यक है और वो ज़रूरी भी है कि भाई हम जनता के प्रति लायबल होते हैं, जनता से हम आशीर्वाद लेकर आते हैं और उस आशीर्वाद के स्वरूप हमको उस सदन में जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे लोकसभा है। और इसलिए उन सभी चीज़ों का हमको पूर्ण रूप से हम हर विभाग की योजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र में ले जाने में कैसे योगदान दे सकते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान हमेशा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि मुखिया के रूप में, नेतृत्व के रूप में और सांसदों के मुखिया के रूप में भी उन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया और हमको हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी रहे और एहसास रह करके अपने क्षेत्र के विकास में तेज़ गति से काम करें, वो हमेशा ही रहता है। आप मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में पुराना दायित्व ही रहेगा या कुछ चेंज होने की बात? तो ये तो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक रहने के साथ साथ मुझे प्रदेश में भी मंत्रालय मिले। बहुत सारे मंत्रालयों को मैंने वहाँ भी काम करने का अनुभव लिया है और जनप्रतिनिधि के नाते से मैं समझता हूँ कि आज चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक हो, वो हर डिपार्टमेंट की योजनाओं को समझता है, समझने का प्रयास करता है और इसलिए हर विभाग की योजना अपने गाँव तक ले जाने का काम करता है। इसलिए मंत्रालय किसी भी प्रकार का हो, मगर उस मंत्रालय में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ली और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी सौगात मिली है। यानी वही लोग जो पहले मंत्री थे, ज्यादातर लोगों को वही मौका मिला है और कई लोग जो हैं वो नए चेहरे के रूप में काम करते नजर आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भले ही नतीजे उतने सकारात्मक नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी भागीदारी, हिस्सा या कहा जाए कि चेहरों को उसी तरह का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। देखिए, जो लक्ष्य लेके लड़ाई हुई, उस लक्ष्य में देश में सत्ता एनडीए की बनी और प्रदेश में जो जिसकी हिस्सेदारी है, बड़ा प्रदेश है और प्रदेश में जो हिस्सेदारी मिली है, लोग मिलकर के काम करें, जो विकास के इशू हैं जनता के लिए काम करें। अयोध्या को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग भी अंदरूनी सर्वेक्षण कर रहे हैं कारणों का कि किस तरह से इस तरह की सीटें हो गई या इस तरह से जनता का इस तरह से प्यार मिलता हुआ कहाँ से ये गणित बिगड़ा
इसको लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी पहली कैबिनेट बैठक दिल्ली में भी होने जा रही है। तो अब उसमें समीक्षा होगी, कैबिनेट से तो निर्णय नहीं आना है। जब पार्टी अपने अपने कमियों के विषय में किन कारणों से ये हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे तब ना। तो उसकी समीक्षा के लिए हम लोग 11 से शुरू करने जा रहे हैं, कल से। तो समीक्षा करके आते हैं तो बताते हैं। और हिमांशु जी और आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, खासतौर से उत्तर प्रदेश पर बात करने के लिए। यूपी में अरविंद काफी दबाव महसूस कर रही होगी केंद्र में मोदी सरकार। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है और आपको याद होगा कि 2014 में और 2019 में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचाने का। इस बार जरूर है कि उत्तर प्रदेश में संख्या कम हुई है और कई जो महिला सांसद, जो महत्वपूर्ण महिला सांसद थी, वो चुनाव हार गई हैं। खासतौर पर स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें, वो चुनाव हार गई हैं। साध्वी निरंजन ज्योति वो चुनाव हार गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो इस बार महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो न के बराबर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से अगर हम देखें तो एक डिंपल यादव चुनाव जीत के आई हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज चुनाव जीत के आई हैं। ये उल्लेखनीय सीटें हैं जहां से लोगों ने बड़ी, डिंपल यादव ने मैनपुर से बड़ी जीत की है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं देखूं तो हेमा मालिनी ने एक बड़े अंतर से चुनाव जीता है मथुरा से। तो ये अपने आप में उल्लेखनीय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें महिलाओं की संख्या अब एक भी नहीं है। और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चूंकि हेमा मालिनी कई बार से चुनाव जीत रही थी तो इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि हेमा मालिनी को भी जो है इस बार पार्टी मौका दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप ये समझ ले अबुल की जाति की जो इक्वेशन है उसको साधना बहुत जरूरी है और जाति के गणित में ही इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि जातियों का जो गणित भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम से बिठाने की कोशिश की, उसमें संविधान और आरक्षण के तड़के ने पूरे उनके काम को खराब कर दिया। और जो दूसरी बड़ी बात थी जो अभी समझ में आ रही है, लोग इसकी शिकायतें भेज रहे हैं आला कमान को, उसमें समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जो भीतर घात की राजनीति थी उसने भी अपना काम किया है। बहुत सारे सांसदों ने आज उच्च स्तर पे इस बात की शिकायत की है और इस बात की मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की जाए। कल मैं संजय निषाद से बात कर रहा था, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बेटे प्रवीण निषाद जो है चुनाव हार गए हैं। उसके बारे में संजय निषाद का ये कहना था, अबुल मैं बता दूं, कि जो वहां के पदाधिकारी थे उनकी वजह से उनका बेटा जो है चुनाव हार गया। मैं प्रभारी मांग रहा था वहां पर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें प्रभारी नहीं दिया गया और उसका जो असर हुआ हमारे चुनाव पे बहुत विपरीत पड़ा। अनुप्रिया पटेल के बयान से भी कहना था उनका कि अनुप्रिया पटेल के बयान के कारण भी मुझे नुकसान हुआ। तो अब इसकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन महिलाओं की संख्या कम होना उत्तर प्रदेश में ये भी एक मुझे लगता है कि क्योंकि अगर आधी आबादी सब महिलाओं की हैं और सीटें कम दी गई और उसमें से भी जो है जो महत्वपूर्ण सीट थी एक अमेठी की जिसको स्मृति ईरानी हार गई हैं और उसके अलावा कोई मंत्री नहीं बनाया गया है, तो ये निश्चित रूप से एक सवाल है और जिसका जवाब महिलाएं जरूर चाहेंगी। चलिए, लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठकें भी इस चुनाव नतीजों के बाद हुई। उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सारी की और पार्टी ने अब शायद ये ज़रूर समझा होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार खास तौर से दो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आप जाति को अलग नहीं कर सकते राजनीति से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने कई रैलियों में ये बात की कि वो जाति की बात नहीं करेंगे और उनके लिए सिर्फ 3 जातियां हैं, गरीब एक जाति है, युवा एक जाति है, इस तरह की उन्होंने एक बात की है। लेकिन यहां जाति कितनी जरूरी है वो इन चुनाव नतीजों ने बता दिया। बिल्कुल अबुल, इस चुनाव में ये भी खुलकर सामने आया है कि जो हिंदी भाषी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रहती थी, जिसमें सबसे बड़े राज्य के बात करें तो या बात करें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां की राजनीति बहुत लंबे दशकों तक पूरी तरह जाति पर आधारित थी, वो पूरी राजनीति जो कहा जाए कि एक तरह सोशल इंजीनियरिंग का जो एक बड़ा खाका भारतीय जनता पार्टी बनाने में 2014 में कामयाब हुई, 2019 में कैसे छोटे छोटे दलों को एक साथ लेकर उत्तर प्रदेश में इस तरह की बढ़त तक पहुंची है,
वो खाका या कहा जाए वो इंजीनियरिंग की गणित उन जातिगत आधार पर बनी पार्टियों और या उस जातिगत आधार का वोट बैंक जीतने वाली पार्टियों पर भी पूरी तरह इसका असर हुआ है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, तो सीधे तौर पर उनके अपने राजनीति शुरू करने वाले जो दूसरी पीढ़ी थी या नई पीढ़ी राजनीति में कदम रख रही थी, उनकी पार्टी का नेतृत्व करती आगे, उनको ही जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात करें, जिनके बेटे को पहली बार सांसद बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी देने जा रही थी टिकट के रूप में, लेकिन उस मौके पर वो फेल साबित हुए। और इसी तरह चलिए अब मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। मंत्रिमंडल में जिस तरह की प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, क्या ये उत्तर प्रदेश को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है, उसको रेक्टिफाई के पार्टी मान रही है कि हाँ यहाँ चूक हुई है? बिल्कुल, अगर सर्वेक्षण अन्वेषण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सरकार के अंदरूनी सिस्टम में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया और एक विस्तृत रिपोर्ट सामने रखने को कही, जिसमें योजनाएं कहां तक किसको मिली, कहां तक किसको पहुंची, फीडबैक, मुआवजे से लेकर हर एक चीज के बारे में। क्योंकि अयोध्या हाथ से निकल जाना, समाजवादी पार्टी का वहां से जीतना बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के गले से नीचे नहीं उतर रहा। पूरे देश में सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के ट्रोल्स हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन 4 विधानसभाएं हारना 5 में से, और जो 5वीं अयोध्या जीते भी वो 60-70 हजार वोटों से, कभी 1 लाख वोटों से जीता करते थे लोकसभा में, वो 5000 यानी 4600 वोट पर आकर सिमटी है जीत वहां। तो इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों में भी फेरबदल देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। योजनाओं को लेकर कई सारी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक मामले में भी बहुत सख्त रवैया आने दिनों में अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। पूरा सिस्टम ही बदलता हुआ नजर आएगा पेपर को लेकर, यानी जो पेपर की टेम्परिंग या पेपर लीक के बातें सामने आई हैं वो भी वजह हो सकती है। क्यों हर एक कारण, हर एक वजह, साथ ही साथ आरक्षण और संविधान बदलने के नैरेटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो काट नहीं कर पाई इस पूरे मुद्दे पर, या इस पूरे मुद्दे पर मंच से ये समझा नहीं पाई कि ऐसा होना संभव नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा है, लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव पर बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ बसपा का। साथ ही साथ बसपा के बीच लड़ाई से वापसी करने का भी एक बड़ा असर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार पहली बार अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, भतीजे आकाश आनंद को नेतृत्व दिया कि वो आगे बढ़े, और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो बीच में ही एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया और फिर सीधे यू टर्न मरवा दिया उन्हें और पूरा ठीकरा उनके सर पर फोड़ा। ये स्टेप या ये मूव बसपा के लिए तो जैसा भी रहा हो, राजनीतिक तौर पर अपना अंत करने जैसा रहा हो, लेकिन उनके वोट बैंक को सीधे तौर पर एक इशारा मिला दूसरी पार्टी की तरफ सेटबैक करने का। और शायद यही वजह है कि हर एक सीट पर 12, 14, 18, कहीं 19% वोट। ठीक है, चलिए अब वो हो चुकी हार जीत जिसकी होनी थी, फिलहाल तो सरकार